मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर एडिमा। हम कई बार सुनते हैं एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये क्या चीज़ होती है। तो पहले एक बार इसका रेफरेंस पढ़ते हैं कि ये एडिमा क्या है। तो एडिमा रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज़। जब बॉडी के टिश्यूज़ में एक्सेस में फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो उसे एडिमा बोलते हैं। जब ये फ्लूइड इंट्रासेल्युलर स्पेसिस में इकट्ठा होता है तो इसे इंट्रासेल्युलर एडिमा, और जब ये एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसिस में इकट्ठा होता है तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा। मेनली अकर इन ECF कंपार्टमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ECF कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ केसेस में ICF कंपार्टमेंट में देखने को मिलता है। जब हम एडिमा की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो पहला होता है, इसको दो में डिवाइड किया, इंट्रासेल्युलर एडिमा और एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रासेल्युलर एडिमा। एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। जब हम छोटे छोटे सेशंस पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, तो आई होप कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो इंट्रासेल्युलर एडिमा किसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। पहली कंडीशन होती है हाइपोनेट्रीमिया। ये आप मेरे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में इंट्रासेल्युलर एडिमा हो जाता है। दूसरा, डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिम्टम्स ऑफ टिश्यूज़। किसी भी तरह ऑर्गन के टिश्यूज़ में अगर मेटाबॉलिक डिप्रेशन आता है, यानी जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसमें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इंट्रासेल्युलर एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द टिश्यू सेल्स। तो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है अगर वो कम हो जाए तो उस कंडीशन में भी इंट्रासेल्युलर एडिमा हो जाता है। अभी कैसे होता है देखिए, व्हेन ब्लड फ्लो टू टिश्यूज़, जब अगर किसी भी वजह से ब्लड फ्लो टिश्यूज़ को डिक्रीज़ हो जाता है, दैट कॉज रिड्यूस डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करता है टिश्यूज़ तक। तो अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो डिलीवरी भी कम हो जाएगी। तो जब ब्लड फ्लो कम हो गया, इफ़ द ब्लड फ्लो बिकम्स वेरी लो और बहुत ही कम हो गया, दैन टिश्यूज़ आर नॉट एबल टू मेंटेन नॉर्मल टिश्यू मेटाबॉलिज्म। तो टिश्यूज़ अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं रह पाएंगे एंड सेल मेम्ब्रेन आयनिक पम्प्स बिकम्स डिप्रेस्ड। और सेल मेम्ब्रेन आयनिक पंप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ATPS पंप, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम ATPS पंप जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम आयंस नो लॉन्गर पम्प्ड आउट ऑफ द सेल। नॉर्मली जो सोडियम है वो लीक होता है इंटीरियर ऑफ द सेल में, लेकिन जब ये पंप मेंटेन होता है तो सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जाता है ECF में। तो ये जो पंप है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में इंट्रासेल्युलर जो है सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। दैट कॉजेज ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल। और अब जब सेल में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ये एक्सेस अमाउंट में वाटर को भी अंदर लेना स्टार्ट कर देगा, तो वाटर की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। समटाइम्स कॉजेज इंक्रीज इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम जो है वो इंट्रासेल्युलर बढ़ गई, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स अब जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, कॉज डेथ ऑफ द टिश्यूज़, और फिर उस टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है अगर ये 2 से 3 गुना नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। तो आई होप कि अगर आपसे पूछा जाए इंट्रासेल्युलर एडिमा क्या होता है या एडिमा के टाइप्स के साथ में आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़े तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।